अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा लेक्चर इम्यूनोलॉजी सीरीज़ में से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेमाटोपोइसिस पर है। हेमाटोपोइसिस क्या होता है? सिंपल वर्डिंग में हेमाटोपोइसिस ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। ब्लड सेल्स की ओरिजिन कैसे होती है, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, किन पाथवेज के ज़रिए होती है, कौन कौन से साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से रेगुलेटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सारे का सारा आज डिस्कस करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेमाटोपोइसिस को। ग्रीक लैंग्वेज में हेम का मतलब होता है ब्लड एंड पोइसिस मीन प्रोडक्शन, सिंथेसिस और फॉर्मेशन। सो हेमाटोपोइसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स। हेमाटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारी बॉडी है वो अपने ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती है, या ब्लड कंपोनेंट्स में ब्लड सेल्स आ जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हेमाटोपोइसिस क्या होता है? ये एक कॉन्टीन्यूस रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें कॉन्टीन्यूसली फॉर्मेशन होती है ब्लड सेल्स की, प्रोलिफ्रेशन होती है। प्रोलिफ्रेशन मीन डिवीजन होती है, डिफ्रेंशिएशन, मैचुरेशन एज वेल एज स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? स्पेशलाइजेशन मीन उनको, ये जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, उनको उनकी स्पेशल आइडेंटिटी दे दी जाती है। ब्लड सेल्स की हर टाइप का एक अपना फंक्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइप के ब्लड सेल्स हैं वो हर तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नहीं, डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं और उनका डिफरेंट अपना अपना फंक्शंस होता है। जैसे कि आरबीसीज का फंक्शन होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ही और भी बहुत सारी गैसेज हैं लेकिन मेनली कहा जाता है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर। डब्ल्यूबीसी हैं, वो डिफेंस सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। इसी तरह जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका एक अपना काम होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, फॉर्मेशन नहीं होती, डिवीजन नहीं होती, मैचुरेशन नहीं होती, बल्कि इनको एक अपना फंक्शन दे दिया जाता है, इनकी एक आइडेंटिटी दे दी जाती है। फिर वो हेमाटोपोइसिस साइट जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा होता है, जिस लोकेशन के ऊपर हो रहा होता है, वहाँ से इन्हें अपनी आइडेंटिटी, अपना फंक्शन दे के सर्कुलेशन में रिलीज कर दिया जाता है। ये सब कुछ होता है हेमाटोपोइसिस के अंदर। नाउ क्वेश्चन इज अराइजेस, वाई इज़ अ हेमाटोपोइसिस इम्पॉर्टेंट? हेमाटोपोइसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हेमाटोपोइसिस एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, स्मॉल लाइफ स्पैन होता है। कॉन्टीन्यूसली इनकी ब्रेक डाउन होती रहती है, इसीलिए न्यू ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। और वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? वो होती है हेमाटोपोइसिस के थ्रू। अगर हम लोग एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें, एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज की बात करें, तो इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स यानी कि 120 डेज़ का होता है। जबकि थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 to 12 डेज़ का होता है। ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का, इनका तो सबसे ज़्यादा कम होता है, ओनली फ्यू डेज इन द ब्लड स्ट्रीम, देन दे माइग्रेट टू द कनेक्टिव टिश्यू। डब्ल्यूबीसी में से सिर्फ और सिर्फ जो मामूली सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो लेंथी होता है, वो लॉन्ग होता है, क्योंकि वो मामूली सेल्स होते हैं, उन्होंने मेमोरी को स्टोर करना होता है और वो बॉडी के जो लम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, उनमें रिसाइड करते हैं, यानी कि वहाँ पर स्टे करते हैं। इसलिए उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए मेमोरी को स्टोर करना होता है। इस वजह से उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है। जबकि बाकी जितने भी ल्यूकोसाइट है उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ सिर्फ और सिर्फ चंद दिन का ही होता है, उसके बाद उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसीलिए न्यू ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इनकी कॉन्टीन्यूसली फॉर्मेशन ना हो तो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। लाइक अगर आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक पर्टिकुलर टाइप के, डिफरेंट टाइप के एनीमिया हो जाता है, एड्स हो जाता है, क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, और इससे और भी बहुत सारी इससे डिजीज़ हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कॉन्टीन्यूसली जिस रेशो के साथ इनकी ब्रेकडाउन हो रही है उसी रेशो के साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मेडुलरी हेमाटोपोइसिस एंड द सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस। अगर तो हेमाटोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो बोन मैरो के अंदर हो रहा है तो वो होगा हमारे पास मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, और अगर बोन मैरो के अलावा दूसरे ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है
तो वो होगी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। अब थोड़ा सा बोन मैरो को डिस्कस करते हैं कि ये बोन मैरो हमारे पास क्या है और ये कहाँ पर होता है। बोन मैरो एक सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि बोन्स के सेंटर में मेडुलरी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी बोन मैरो में ब्लड सेल्स की, ये सारे के सारे जो ब्लड सेल्स हैं इसी बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है। बोन्स से ही बोन मैरो का वर्ड निकला है। बोन्स के अंदर दरमियान में एक मेडुलरी कैविटी होती है, उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं। उसके अंदर ही इन सब ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है हेमेटोपोइसिस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस। कॉमनली अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, तो फ़ौरन से आंसर आता है बोन मैरो में, और वो भी बॉडी की लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में। ये स्टेटमेंट पार्शियल करेक्ट तो हो सकती है बट नॉट 100%। सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो में नहीं होती और हमेशा भी बोन मैरो में नहीं होती। और इसके साथ साथ ये भी पॉइंट आपने नोट करना है, याद रखना है कि हमेशा लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में भी नहीं होती। Hematopoiesis depends on the age as well as developmental stage. साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस हमेशा डिपेंड कर रही होती है एज के ऊपर और डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर, कि इंडिविजुअल किस डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर से पास हो रहा है, कि उसकी डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी है, ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो एम्ब्रियो की बात की जाए, एम्ब्रियो के टाइम पर जो हेमाटोपोइसिस की साइट होती है, हेमाटोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है वो हो रहा होता है यॉर्क सैक के अंदर। फेटल लाइफ की फीटस की बात करें तो उस वक्त हेमाटोपोइसिस लिवर और स्प्लीन में होती है। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हो जाती है बोन मैरो में, और बोन मैरो और फिर वो डेथ तक बोन मैरो में ही रहती है। अब बोन मैरो में भी डिपेंड कर रहा होता है कि किन बोन्स के अंदर होती है। अब इन सबको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमारे पास दिए हुए इंडिविजुअल की एज, जबकि वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में हमारे पास दिया हुआ है सेलुलरिटी, यानी कि परसेंटेज दी हुई है, कितने परसेंटेज ब्लड की फॉर्मेशन होगी। ये है हमारे पास बर्थ। बर्थ के अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो वहाँ पर है फेटल एज, वहाँ पर मंथ्स दिए हुए हैं, 9 मंथ का ड्यूरेशन दिया हुआ है। अगर राइट साइड पर बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल की एज दी हुई है ईयर्स के अंदर, 12, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एज दी हुई है ईयर्स के अंदर। अब हम लोगों ने देखना है कि कहाँ पर हेमाटोपोइसिस कितने परसेंटेज पर हो रही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 19वें दिन में हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो कहाँ पर होता है, यॉर्क सैक के अंदर। यहाँ पर देखें ये 100% है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हो रही है, यॉर्क सैक के अंदर ही फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड का। यहाँ पर 19वें दिन में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पर फिर सेकेंड मंथ के लास्ट में बिल्कुल यहाँ पर 0% हो रहा है, यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुआ, डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पर देखें यॉर्क सैक के अंदर हेमाटोपोइसिस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर होती है, 2 मंथ्स के लिए होती है। उसके बाद ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो जाएगी स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन में क्या होता है, सेकेंड मंथ से स्टार्ट होता है, पीक पर होते हैं, यानी कि यहाँ पर 20% हो रहा होता है कहाँ पर, 4 मंथ में। उसके बाद ये भी डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगी और 7 मंथ तक, 6 मंथ के लास्ट में, 7 मंथ के स्टार्ट में ये बिल्कुल ही स्प्लीन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह लिवर है, लिवर का प्रोसेस जो है वो फर्स्ट मंथ में स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन बहुत स्लोली होता है। यहाँ से 20% कब हो रहा होता है, 20% सेकेंड मंथ के स्टार्ट में हो रहा होता है, ठीक है। फिर ये पीक पकड़ेगा यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे यानी कि 70%, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो 70% हो रहा होता है किस मंथ में, ये है 5 मंथ में, ठीक है। उसके बाद ये भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और 9th मंथ तक तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 7 मंथ से यहाँ पर, ये 7 मंथ है, यहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हुआ, डिक्लाइन देखिए नीचे की तरफ आ रही है लाइन, डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है, और 9th मंथ में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लिवर और स्प्लीन में हेमाटोपोइसिस बिफोर बर्थ तो होती है लेकिन आफ्टर बर्थ लिवर और स्प्लीन में बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 से 7 मंथ में जो
सिस की साइट है वो लिवर और स्प्लीन होती है। इसके बाद 5 और 9th मंथ्स में जो हेमाटोपोइसिस है वो शिफ्ट हो जाती है कहाँ पर, बोन्स के अंदर, बोन्स के कैविटी के अंदर, जिसको बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पर हो जाती है। आफ्टर बर्थ टू प्यूबर्टी एज, ऐसे कह लें बर्थ से 20 एज तक हेमाटोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो बॉडी की सारी बोन्स में होता है। सभी बोन्स के बोन मैरो में ये प्रोसेस एक्टिवली हो रहा होता है। यहाँ पर देखें, ये एक बच्चा है, इसके अंदर सारी की सारी जो रेड कलर है ये सारा शो कर रहा है कि इन सभी बोन्स के अंदर एक्टिवली हेमाटोपोइसिस हो रहा होता है। जबकि जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट एज में केस डिफरेंट होता है। जैसा कि कॉमनली मैंने पहले भी बताया कि यही कहा जाता है कि लॉन्ग बोन्स के अंदर जो हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस है वो चलता रहता है, लॉन्ग बोन्स के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर लें कि पूरी ज़िंदगी लॉन्ग बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन्स की जो बोन मैरो है वहाँ पर हेमाटोपोइसिस का प्रोसेस नहीं होता। हमारे पास ये जो टीबिया है, ठीक है, ये एक लॉन्ग बोन्स होती हैं जो लेग के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो प्रोसेस है हेमाटोपोइसिस का वो जैसे ही 20 एज होगी, 20 एज में सीज कर जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा टीबिया के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्यूमर की, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन होती है। यहाँ पर भी जो हेमाटोपोइसिस होगा, इसका जो प्रोसेस होगा वो 30 एज तक, यानी कि 27, 28, 30 तक यहाँ पर भी स्टॉप हो जाएगा। टीबिया, फ्यूमर, इनके अंदर 30 एज तक जो हेमाटोपोइसिस है वो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि लॉन्ग बोन्स के अंदर ही वो लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो के अंदर ही हेमाटोपोइसिस होता है, तो इसको क्लियर कर लें। पूरी ज़िंदगी लॉन्ग बोन के अंदर नहीं होता। उसके बाद बात आ जाती है रिब्स। रिब्स भी हमारे पास लॉन्ग बोन है। रिब्स के अंदर भी जो हेमाटोपोइसिस होता है वो डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है, यानी कि कम हो जाता है। कहाँ पर? 45 एज में। और कितने परसेंट हो जाता है? यहाँ से आप देखें, यहाँ पर 35 तक, सिर्फ और सिर्फ 35 ही होता है। 35% ही हेमाटोपोइसिस की होती है। किसके अंदर? रिब्स के अंदर। वो भी किस एज में? 35 में। और जैसे ही 35 से आगे जाएगी एज, यहाँ पर ये बहुत ही कम इसकी रेशियो होती जाएगी। फिर बात आ जाती है स्टर्नम की। स्टर्नम भी एक लॉन्ग बोन है, लेकिन स्टर्नम में भी क्या हो जाएगा? डिक्लाइन में चला जाएगा। किस एज में? 50 की एज में। जैसे ही 50 से आगे एज बढ़ेगी तो वहाँ पर भी बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, ये एंड एज तक जो चलता रहता है वो वर्टिब्रा के अंदर, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है। और बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उसके अंदर वर्टिब्रल जो बोन्स होती है वो बहुत स्मॉल होती हैं। तो जो एज के साथ हेमाटोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो लॉन्ग बोन से शिफ्ट हो जाता है, किसमें? स्मॉल बोन्स के अंदर। और 50 के बाद सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बोन्स के अंदर ही हो रहा होता है। बल्कि 50 के बाद क्या, यहाँ पर 30 के बाद, क्योंकि 30 तक ही लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है। टिबिया, फ्यूमर ये लॉन्गेस्ट बोन के अंदर आती हैं। 30 के बाद इनके अंदर हेमाटोपोइसिस नहीं हो रही होती है, यहाँ पर स्टॉप हो जाता है ये प्रोसेस। उसके बाद रिब्स के अंदर होता है, स्टर्नम के अंदर होता है, या फिर स्मॉल बोन्स वर्टिब्रा के अंदर हो रहा होता है। और ये डेथ तक चलता रहता है, जब तक पर्सन की एज है। अगर लॉन्ग बोन्स में हो भी रहे होंगे तो उनके जो प्रॉक्सिमल एंड होते हैं, ये वाले प्रॉक्सिमल एंड सिर्फ यहाँ पर हो रहे होते हैं, वरना जो पेल्विस रीजन की तरफ होते हैं प्रॉक्सिमल एंड, जैसे कि फ्यूमर के प्रॉक्सिमल एंड जो उसकी तरफ पेल्विस रीजन की तरफ है, वहाँ पर बस थोड़ी सी रेशो में हेमाटोपोइसिस हो रहा होता है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किन पाथवे से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, कैसे इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है। हेमाटोपोइसिस का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो एक स्पेशल टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं जिन्हें हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहते हैं, उनसे होता है। अब ये स्टेम सेल्स क्या हैं? स्टेम सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनका अपना कोई फंक्शन नहीं होता है। इन्हें कोई पर्टिकुलर फंक्शन असाइन नहीं होता। इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को किसी भी सेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जिनका अपना एक फंक्शन हो। सो हेमाटोपोइसिस भी जो स्टार्ट होती है वो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से होती है। ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये किसी भी ब्लड सेल्स के टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और फिर इन्हें अपना पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो असाइन कर दिया जाता है। स्टेम सेल्स के डिवीजन का एक रूल है अपना। जब भी ये सेल डिवाइड करते हैं
तो दो तरह के सेल्स बनाते हैं। एक अपनी ही जैसे एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं जिसके पास सेल्फ रिन्यूएबल की प्रॉपर्टी होती है। सो इस तरह से ये क्या करते हैं, अपने पॉपुलेशन को, अपने पोल को मेंटेन करते हैं। जो दूसरा सेल बनाते हैं वो होता है डॉटर सेल, जिसके पास डिफरेंशिएशन की एबिलिटी होती है। वो डिफरेंशिएट होता है इनटू डिफरेंट सेल्स में। अब हेमाटोपोइटिक सेल के केस में भी क्या होता है, हेमाटोपोइटिक केस में भी क्या होता है कि यहाँ पर भी दो तरह के सेल्स बनते हैं। एक एग्जैक्ट कॉपी बनेगा जो कि बाद में सेल्फ रिन्यू हो जाएगा और इस तरह से अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करेगा। दूसरा जो डॉटर सेल होगा वो डिफरेंशिएट होगा इनटू मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर में। अभी जो मल्टी पोटेंट प्रोजेनाइटर हैं, यहाँ से दो तरह के सेल्स बनेंगे, यानी कि दो पाथवेज निकलेंगे यहाँ से। एक पाथवे से एक सेल बनेगा कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर और दूसरा बनेगा कॉमन मैलॉइड प्रोजेनाइटर। अब ये जो कॉमन मैलॉइड प्रोजेनाइटर है, यहाँ से भी दो तरह के पाथवेज आगे निकलेंगे। एक तरफ से ये सेल बनाएगा मेगा कैरियोसाइट अर्थराइड प्रोजेनाइटर। यहाँ से नेक्स्ट बनेगा मेगा कैरियोसाइट। मेगा मीन लार्ज, कैरियो मीन न्यूक्लियस, साइट्स मीन सेल्स। इन सेल्स के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। अब ये जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं ये नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू प्लेटलेट्स में। अब जो मेगा कैरियोसाइट अर्थराइड प्रोजेनाइटर से जो दूसरी लाइनेज जाएगी, दूसरा सेल बनेगा, वो होगा अरिथ्रोसाइट्स। अब याद रखिएगा, जो इमेच्योर अर्थ्रोसाइट्स होते हैं यानी कि इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उनका साइज भी बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही मैच्योर आरबीसीज बनते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और वो साइज में भी छोटे होते। जितना आरबीसीज का साइज छोटा होगा वो उतने ही ज़्यादा मैच्योर होंगे। अब कॉमन मैलॉइड प्रोजेनाइटर से जो दूसरा पाथवे निकल रहा था, जो दूसरी साइड जा रही थी, दूसरी तरह के सेल बन रहे थे, वो थे ग्रेन्युलोसाइट्स मैक्रोफेज प्रोजेनाइटर। इन प्रोजेनाइटर सेल्स से भी आगे दो पाथवेज निकलते हैं, दो तरह के सेल्स बनते हैं। एक होते हैं माइलोब्लास्ट एंड द सेकेंड वन इज मोनोसाइट्स। मोनो मीन सिंगल, इनके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मोनोसाइट्स में भी आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स में। और जो दूसरा था माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट आगे से थ्री टाइप्स के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक होता है इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। अब बात करते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर्स की। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर, लिम्फोइड का नाम ही बता रहा है, यहाँ पर लिम्फेटिक सेल्स बनेंगे एज वेल एज प्रीकर्सर एन के सेल्स भी बनेंगे। ये यहाँ से जो प्रीकर्सर सेल्स हैं वो नेक्स्ट जाके डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू टी सेल्स, बी सेल्स एंड एन के सेल्स में। द क्वेश्चन इज अराइजेस, कैसे हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स से जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इनसे एक खास पर्टिकुलर टाइप की सेल ओरिजिनेट होती है। लेट्स सपोज बॉडी में एनके सेल्स, नेचर किलर सेल्स की डेफिशिएंसी होगी। अब एनके सेल्स की जो ओरिजिनेशन होती है वो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से होती है। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर पाथवे को कैसे पता चलता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एनके सेल की फॉर्मेशन करनी है, बी सेल्स और टी सेल्स की फॉर्मेशन या उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट क्यों नहीं होती? याद रखिएगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एज वेल एज रेगुलेटरी फैक्टर्स। जिस टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स साइटोकाइन्स प्रेजेंट होंगे और रेगुलेटरी फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, यही डिसाइड करते हैं, साइटोकाइन्स और रेगुलेटरी फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि स्टेम सेल में से किस सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होनी है और किस पर्टिकुलर सेल ने ही ओरिजिनेट होना है। ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है साइटोकाइन्स के ऊपर, उसके अलावा जो सीडी मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा जो रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जो कि हेमाटोपोइसिस के टाइम पर एक्सप्रेस्ड होते हैं और एक ये मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं हेमाटोपोइसिस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है गाटा-1। एरेथ्रॉइड लाइनेज की फॉर्मेशन के टाइम पर ये वाला जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक्सप्रेस्ड होगा, वो रेगुलेट करेगा एरेथ्रॉइड लाइनेज को। फिर आता है हमारे पास गाटा-2। एरेथ्रॉइड, मैलॉइड एंड लम्फॉइड लाइनेज की डेवलपमेंट में गाटा-2 एक एसेंशियल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। अगर गाटा-2 एब्सेंट हो तो एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पर ही इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। PU1 इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मैलॉइड सेल और ये मास्टर रेगुलेटर होता है फॉर मैक्रोफेज एंड ग्रेनुलोसाइट फॉर्मेशन में। BAM11, BAM11 मैलॉइड और लिम्फोइड दोनों लाइनेज के टाइम पर एक्सप्रेस्ड होगा। इकारोस ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोइड लाइनेज
माइलॉइड सेल्स के टाइम पर ये एक्सप्रेस नहीं होता। ओक टू बी लम्फॉइड सेल्स की फॉर्मेशन के दौरान एक्सप्रेस होता है, स्पेशली जब डिफ्रेंशिएशन होती है बी सेल्स की इनटू प्लाज्मा सेल्स में। ये उस टाइम पर ये एक्सप्रेस्ड होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस को जो कि रेगुलेट करता है हेमाटोपोइसिस के प्रोसेस को। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस जो कि किडनी रिलीज करती है एंड दैट इज ईपीओ एरिथ्रोपोइटन। ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। FLT3 ये प्रमोट करता है डेंड्राइटिक सेल्स की प्रोडक्शन को। ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GM-CSF कहते हैं, ये स्टिमुलेट करता है ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनीज की प्रोडक्शन को। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं इंटरल्यूकिन 2 जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं टी सेल प्रोलिफरेशन में। इंटरल्यूकिन 3 इन्वॉल्व होते हैं ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज इओसिनोफिल मेगाकैरियोसाइट एंड एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन में। इंटरल्यूकिन 5 इन्वॉल्व होता है बी सेल डिफ्रेंशिएशन और इओसिनोफिल रेगुलेशन में। इंटरल्यूकिन 6 प्रमोट करता है बी सेल डिफ्रेंशिएशन को। इंटरल्यूकिन 7 पार्टिसिपेट करता है टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन में। इंटरल्यूकिन 11 स्टिमुलेट करता है मेगाकैरियोसाइट्स प्रोडक्शन को। मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर प्रमोट करता है मैक्रोफेज कॉलोनी की स्टिमुलेशन को। टी सेल्स फैक्टर CSF ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड स्टेम सेल में। थ्रोम्बोपोइटिन TPO भी जिसको कहते हैं ये रेगुलेट करती हैं प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को।